हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंटरकनेक्टिंग फिजिक्स। आज हम इस वीडियो में पोटेंशियोमीटर और उसके एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम आइए शुरू करते हैं। आप मुझे रेगुलर अपडेट्स के लिए नीचे दिए गए लिंक से भी फॉलो कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद सम रिवीजन वर्क। पोटेंशियोमीटर को शुरू करने से पहले हम कुछ फॉर्मूलाज हैं जिनको कोमेमोरेट कर लेते हैं, जैसे कि रिलेशन बिटवीन ईएमएफ एंड टीपीटी। टीपीटी मींस टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। V क्या है? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। E क्या है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स EMF ऑफ अ सेल। एंड I इज करंट फ्लोइंग इन अ सर्किट और R स्मॉल r इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। सो TPT और EMF में जो रिलेशन है दैट इज V इक्वल टू E माइनस IR। अब हमें पता है कि इंटरनल रेजिस्टेंस हम कैसे मेजर करते हैं एक सर्किट में। जैसे सपोज करिए एक सेल है और करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल टू नेगेटिव, इस डायरेक्शन में करंट है, और ये एक रेजिस्टेंस है एक्सटर्नल सर्किट में जिसका रेजिस्टेंस है कैपिटल R एंड दिस स्मॉल r इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। तो अब इसमें हम जो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल है वो निकाल लेते हैं और उसकी वैल्यू जो होती है हमने लास्ट वीडियो में किया हुआ है, R इक्वल टू E डिवाइडेड बाय V माइनस 1 इंटू R। दिस इज द इंटरनल रेजिस्टेंस फॉर्मूला। अब पोटेंशियल ड्रॉप जो सर्किट में होता है वो कितना होता है? E माइनस V इक्वल टू आई आर, बिकॉज V इक्वल टू E माइनस आई आर। तो पोटेंशियल ड्रॉप देखिए कितना होगा? E माइनस V इक्वल टू आई आर। अब देखिए जब हम कोई सेल मार्केट से लेके आते हैं, जब अभी यूज नहीं हुआ है, तो जो उसका वोल्टेज है वो EMF कहलाता है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू टर्मिनल्स ऑफ द सेल व्हेन करंट इज नॉट ड्रॉन फ्रॉम द सेल। और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? V क्या होता है? जब उस सेल को सर्किट में लगा दिया जाता है और उस सेल की एनर्जी को यूज कर लिया जाता है, तो तब जो पोटेंशियल डिफरेंस हम मेजर करते हैं वो क्या होता है? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो हमेशा EMF से कम ही होता है, क्योंकि EMF क्या है? EMF इज द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ द सेल। Okay, means it is the potential difference of between the terminals of a cell when no current is drawn। और जब हमने उस सेल को सर्किट में यूज कर लिया, उसमें से कुछ करंट ड्रॉ कर लिया, तो तब जो पोटेंशियल बच गया उसको हम बोल रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस। सो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज ऑलवेज लेस देन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ द सेल। दैट्स व्हाई जो ड्रॉप है वो कितना होगा? E माइनस V इक्वल टू I इंटू R। चलिए अब शुरू करते हैं। व्हाट इज पोटेंशियोमीटर? देखिए पोटेंशियोमीटर को कुछ ये भी कहते हैं इट इज अ टाइप ऑफ सर्किट, कुछ ये भी कहते हैं इट इज अ डिवाइस। तो दोनों ही ठीक है, आप लिख सकते हैं, लेकिन जो मोर एग्जैक्ट डेफिनेशन है वो ये है, इट इज अ टाइप ऑफ सर्किट विच इज यूज्ड टू मेजर नंबर 1 EMF ऑफ अ सेल, नंबर 2 इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल एंड नंबर 3 कंपैरिजन बिटवीन EMFs ऑफ टू गिवन सेल्स। डिवाइस भी बोल सकते हैं आप, लेकिन जो मोर एग्जैक्ट डेफिनेशन है मैं आपको बता चुकी हूँ, दैट इज इट इज अ टाइप ऑफ सर्किट which is used to measure EMF of a cell, internal resistance of a cell and comparison between the EMFs of two given cells। ये हम तीनों देखेंगे कि कैसे होते हैं, ठीक है? आपने घबराना नहीं है। सेल की EMF कैसे मेजर करनी है पोटेंशियोमीटर से, इंटरनल रेजिस्टेंस सेल की कैसे निकालनी है पोटेंशियोमीटर से, कंपैरिजन बिटवीन EMFs ऑफ टू गिवन सेल्स कैसे निकालना है पोटेंशियोमीटर से, ये सब अभी करेंगे हम। उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि पोटेंशियोमीटर होता क्या है। तो देखिए प्रिंसिपल क्या है पोटेंशियोमीटर का। The potentiometer works on the principle that when constant current, देखिए ध्यान रखिए constant current should be constant, when constant current flows through a wire of uniform cross sectional area, means A है वो भी क्या होगा? constant, क्योंकि हमने पहले ही कह दिया है A is the uniform cross sectional area and potential difference between the two points is directly proportional to the length of the wire between the two points। अभी हम आगे देखते हैं, अभी आपको डेफिनेशन थोड़ा डिफिकल्ट लगेगी, लेकिन जैसे जैसे हम इसको सर्किट डायग्राम से देखेंगे तो हमें प्रिंसिपल जो है वो बहुत आसान लगेगा, ठीक है? चलिए अब इसका कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। ये देखिए ये है पोटेंशियोमीटर। हमने लास्ट वीडियो में मीटर ब्रिज किया था, ठीक है? मीटर ब्रिज में क्यों मीटर ब्रिज बोला जाता है उसको? क्योंकि उसमें जो वायर यूज की थी हमने मैंगनीन या कॉन्स्टेंट की, उसमें जो उसकी वायर की लेंथ थी वो कितनी थी? 1 मीटर। अब हम करने जा रहे हैं पोटेंशियोमीटर। तो देखिए पोटेंशियोमीटर में होता क्या है, जो वायर है वो बेसिकली 7 to 8 मीटर लॉन्ग होती है। जो वायर हम यूज करने वाले हैं ना, किसकी? मैंगनीन की, मैंगनीन या फिर कॉन्स्टेंट की, ठीक है? तो ये वायर हम यूज करते हैं और इसकी जो लेंथ होती है वो 7 to 8 मीटर लॉन्ग होती है, ठीक है? अब हम यही वायर क्यों यूज करते हैं? हमने कॉपर या और कोई मटेरियल की वायर क्यों नहीं यूज कर दी? क्योंकि ये जो मैंगनीन है और जो कॉन्स्टेंट है ये हमारे पास क्या है? एक मेटल एलॉयज है। क्या है?
मेटल एलॉयज जिनकी की रेजिस्टिविटी हाई होती है, रेजिस्टिविटी हाई होती है और इनका जो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी है वो पॉजिटिव होता है लेकिन लेस पॉजिटिव होता है। लेस पॉजिटिव होने का मतलब कि टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ रेजिस्टिविटी बढ़ेगी लेकिन नेग्लिजिबली स्मॉल बढ़ेगी, बहुत ही थोड़ी क्वांटिटी में बढ़ेगी जिसको हम जो है वो नेग्लेक्ट कर सकते हैं। ठीक है ना, आपको पता है मेटल्स का टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी कैसा होता है, पॉजिटिव। मींस जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करता है रेजिस्टिविटी बढ़ता है। लेकिन हमने ये जो दो मटेरियल लिए हैं, या मैंगनीज की वायर लेंगे हम या फिर कॉन्स्टेंट की लेंगे, इसमें क्या होगा कि ये मेटल एलॉयज की बनी होती है और मेटल एलॉयज में रेजिस्टिविटी इसकी बहुत हाई होती है और जो टेम्परेचर कोफिशिएंट इसका है रेजिस्टिविटी का वो पॉजिटिव होता है बट लेस पॉजिटिव। मींस टेम्परेचर इंक्रीज होने के साथ साथ जो रेजिस्टेंस है, जो रेजिस्टिविटी है वायर की, वो बहुत ही कम क्वांटिटी में इंक्रीज होती है जिसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज देखिए क्या होगा, अदरवाइज अगर हम इसकी नहीं लेते हैं, हम सपोज करिए हम कॉपर की ले लेते हैं, तो क्या होगा, जैसे हम एक्सपेरिमेंट करना शुरू करेंगे, ठीक है, हीटिंग इफेक्ट बढ़ेगा क्योंकि करंट बढ़ेगा सर्किट में, करंट बढ़ेगा तो हीट बढ़ेगी सर्किट में, हीट बढ़ेगी तो टेम्परेचर बढ़ेगा सर्किट में, टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ क्या होगा, रेजिस्टिविटी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। तो हमारा जो एक्सपेरिमेंट है उसमें एरर आ जाएगी क्योंकि हम एक्सपेरिमेंट में कुछ और करने वाले थे और उसमें फैक्टर क्या आ गया कि ये जो वायर हमने लगाई है जिसपे हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसी की रेजिस्टिविटी बढ़ी जा रही है, तो हम बाकी तो कुछ और करने काबिल रहेंगे नहीं। ठीक है, तो इसलिए हमें ऐसी वायर लेनी होती है जिसमें टेम्परेचर का इफेक्ट ही ना हो, मींस की रेजिस्टिविटी टेम्परेचर के साथ इतनी कम इंक्रीज हो कि हम उसको जो है वो नेग्लेक्ट कर दें और हमारा जो मेन मोटिव, जो मेन ऑब्जेक्टिव है एक्सपेरिमेंट का, हम उस पर ध्यान दें। तो ये जो है ये वायर 7 to 8 मीटर लॉन्ग होती है। ठीक है, यहाँ पे मैंने सिर्फ आपको 4 मीटर लॉन्ग भी बताई है, 7 to 8 मीटर लॉन्ग भी हो सकती है, 4 मीटर लॉन्ग भी हो सकती है। ठीक है, देखिए तो अब देखिए अगर मैं 4 मीटर की वायर सीधी स्ट्रेट लगवा दूं, ठीक है, तो क्या होगा, एक्सपेरिमेंट जो आपका इक्विपमेंट है वो बहुत लंबा चला जाएगा। अगर 4 मीटर की वायर आप सीधी लगा देंगे एक्सपेरिमेंट में, जैसे मीटर ब्रिज में था 1 मीटर की वायर लगाई और उस पे 1 मीटर का ही स्केल था, लेकिन अगर इस केस में हम 4 मीटर की या 7 to 8 मीटर लॉन्ग वायर लगा दें तो इक्विपमेंट है वो बहुत ही लंबा और बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो आप सोच सकते हैं कि लैब में वो इक्विपमेंट कहां से कहां तक पहुंचेगा, और ठीक है, और उसको यूज करना भी बहुत मुश्किल रह जाएगा। जब आप उस पर जॉकी लगाएंगे तो जॉकी के साथ आपको कितनी लंबी तार बांधनी पड़ेगी क्योंकि आपको पूरी वायर को उसको स्लाइड करवाना है। ठीक है, तो इसलिए हम अपनी कन्वीनियंट के लिए हम क्या करते हैं, ये जो 4 मीटर की वायर है इसको हम सेगमेंट्स में लगा देते हैं और हर सेगमेंट की जो लेंथ होती है वो होती है 1 मीटर। ये देखिए ये 1 मीटर, ठीक है, ये कॉपर स्ट्रिप्स हैं, ये 1 मीटर, फिर ये कॉपर स्ट्रिप है, ये 1 मीटर, फिर ये कॉपर स्ट्रिप है, ये 1 मीटर, ऐसे। ठीक है, और कॉपर स्ट्रिप्स के साथ लगाने से ये वायर जो है ये कैसे हो गई, सारे सेगमेंट ये क्या हो गए, सीरीज में हो गए। क्या हो गए, सीरीज में। क्या आपको को पूछे ये वायर्स कैसे लगी हैं, ये सीरीज में है बेसिकली। कॉपर स्ट्रिप्स तभी हमने यूज की है। ठीक है, और कॉपर स्ट्रिप्स हमने क्यों यूज की है, ताकि इनका जो रेजिस्टेंस है वो क्या है, नेग्लिजिबली स्मॉल। इनका जो रेजिस्टेंस है कॉपर स्ट्रिप्स का ये बहुत ही कम होता है। ठीक है, तो हमने क्या किया, चाहे 7 to 8 मीटर लॉन्ग वायर हो, चाहे हमारे पास 4 मीटर लॉन्ग वायर हो, हम उसको सेगमेंट्स में लगा देंगे और सेगमेंट का, हर सेगमेंट का जो लेंथ होगा वो कितना होगा, 1 मीटर, और यहीं पे हमने कहीं स्केल लगाया होगा। ठीक है, 1 मीटर का, ओके, मींस 100 सेंटीमीटर का। तो यही जो सारा एक्सपेरिमेंट है ये सारा एक वुडन प्लैंक के ऊपर जो है वो स्टेबल किया होगा। ठीक है, अब देखिए ये दो पॉइंट्स हैं ए और बी। अब ए पे हमने क्या लगा दिया, बैटरी लगा दी। ठीक है, प्लस माइनस एक एमीटर लगा दिया। एमीटर का काम क्या होता है, करंट को मेजर करना। ठीक है, और यहाँ पे हमने लगा दिया रियोस्टैट और यहाँ पे लगा दी हमने की। ठीक है, और ये हमारा हो गया पूरा पोटेंशियोमीटर। ठीक है, उसके बाद पॉइंट ए पे हम लगाया गल्वेनोमीटर और गल्वेनोमीटर के साथ सीरीज में जॉकी लगा दी। ठीक है, ये होगा सीरीज में, गल्वेनोमीटर और जॉकी आपस में क्या होंगे, सीरीज में। तो चलिए एक बार कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। पोटेंशियोमीटर कंसिस्ट्स ऑफ लॉन्ग वायर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड ऑफ 7 to 8 मीटर लॉन्ग। The material of the wire should have high resistivity and low temperature coefficient. So the material is mainly made of, means जो वायर का मटेरियल है that is mainly made of metallic alloys such as manganese and tungsten. The wire is segmented in small parts each of 1 meter long. ठीक है, उसको सेगमेंट में हम तोड़ देंगे और हर सेगमेंट की लेंथ 1 मीटर होगी। Stretched on a wooden board, the wires are joined in series using thick copper strips of negligible resistivity.
अ मीटर स्केल इज ऑल्सो अटैच्ड ऑन द वुडन बोर्ड। तो ये हो गया इसका कंस्ट्रक्शन। चलिए अब हम प्रिंसिपल समझ लेते हैं कि ये जो हमारे पास सर्किट है इसका बेसिकली ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रिंसिपल क्या है। ठीक है, तो आपने बेसिकली पोटेंशियोमीटर का ये वाला डायग्राम बनाना है, ये वाला नहीं बनाना है क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ आपने डायग्राम में लिख देना है कि ये जो ए बी पोटेंशियोमीटर वायर है ये 4 मीटर लॉन्ग है या 7 to 8 मीटर लॉन्ग है। कई बार एग्जाम में आपको दिया भी होता है पोटेंशियोमीटर वायर जो है वो 7 to 8 मीटर लॉन्ग है, या फिर आप अपनी मर्जी से लिख सकते हैं इट कैन बी ऑफ 4 मीटर लॉन्ग, इट कैन बी ऑफ 7 to 8 मीटर लॉन्ग। तो ये सर्किट रहेगा आपका पोटेंशियोमीटर का। ठीक है, आपने एग्जाम में ये वाला सर्किट बनाना है और मेंशन कर देना है कि जो ए बी पोटेंशियोमीटर वायर है दिस इज 7 to 8 मीटर लॉन्ग। ओके, चलिए तो ये हो गई पोटेंशियोमीटर वायर। ठीक है, जो कि मैंगनीज और कॉन्स्टेंट की बनी है। ए पे हमने लगाया है एक सेल। ठीक है, पॉजिटिव टर्मिनल इज कनेक्टेड टू पॉइंट ए, और उसके बाद एक रियोस्टेट है, फिर उसके बाद एक एमिटर है और एक की है। ठीक है, इसको कहते हैं हम प्राइमरी सर्किट। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, प्राइमरी सर्किट। दिस इज द प्राइमरी सर्किट ऑफ द पोटेंशियोमीटर। ये जो सेल यहाँ पे लगा है इसको बोलते हैं हम स्टैंडर्ड सेल। ठीक है, या फिर इसको हम ड्राइवर सेल भी बोलते हैं। ठीक है, ये एक स्टैंडर्ड सेल है, ये रियोस्टेट है। रियोस्टेट का काम है रेजिस्टेंस को कम या ज्यादा करना सर्किट। ठीक है, और रेजिस्टेंस को कम करेंगे तो करंट ज्यादा हो जाएगा सर्किट में, रेजिस्टेंस को अगर हम ज्यादा करेंगे तो करंट जो है वो कम हो जाएगा। ये हो गया की, जिसको हम स्विच की तरह यूज करते हैं। अगर हम इसको क्लोज कर देते हैं तो सर्किट जो है वो क्लोज हो जाता है, अगर हम इसको ओपन कर दें तो सर्किट जो है वो ओपन हो जाता है, फिर कोई भी करंट सर्किट से फ्लो नहीं कर पाता है। ठीक है, तो ये हो गया प्राइमरी सर्किट। अब देखिए यहाँ पर प्राइमरी सर्किट में अगर सपोज हमें, देखिए ये जो हमने स्टैंडर्ड सेल लगाया है इसका ईएमएफ हमें पता है। इस प्राइमरी सर्किट में जो हमने सेल लगाया है उसका ईएमएफ हमें नोन है। ठीक है, रियोस्टेट की रीडिंग हमारे हाथ में है, कम करना है या ज्यादा करना है। तो देखिए अगर करंट हमने पोटेंशियोमीटर वायर में जो करंट फ्लो कर रहा है, लेट अस क्लोज द की। ठीक है, की को हमने बंद कर दिया, करंट स्टार्ट्स फ्लोइंग इन द पोटेंशियोमीटर फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी टू द नेगेटिव टर्मिनल, ऐसे करके। ठीक है, अब देखिए करंट निकालना हो हमें तो कैसे निकालेंगे, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या होता है, V इक्वल टू आई आर होता है। तो करंट क्या हो गया, अभी जो V है दैट इज EMF डिवाइडेड बाय R। तो R देखिए क्या होगा, एक R ये होगा और एक पोटेंशियोमीटर वायर का खुद का भी एक रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, पोटेंशियोमीटर वायर का खुद का भी एक रेजिस्टेंस होगा। तो हम क्या लिखेंगे, I इक्वल टू E डिवाइडेड बाय R प्लस RH। ठीक है, हमने ये जो पोटेंशियोमीटर वायर कंसीडर की है इसका यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया है। ठीक है, इसकी एक लेंथ है, इसकी एक रेजिस्टिविटी है, इसका एक रेजिस्टेंस भी है। तो ये सारी चीजें हम मान के चले हुए हैं कि हमें पता है। ठीक है, तो इसका रेजिस्टेंस और ये वाला रियोस्टेट का रेजिस्टेंस ये दोनों क्या है, सीरीज में। तो टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू द पोटेंशियोमीटर वायर विल बी I इक्वल टू E, हमें पता है, डिवाइडेड बाय R प्लस RH। अब पोटेंशियल डिफरेंस थ्रू द वायर, अब इस वायर में से पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, देखिए करंट कैसे फ्लो कर रहा है, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। मींस ये एंड ए क्या है पॉजिटिव पे और बी क्या है नेगेटिव पे। करंट फ्लो कर रहा है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, V इक्वल टू I इंटू R। I हमें पता है, हमने निकाल लिया, R क्या है पोटेंशियोमीटर वायर की रेजिस्टेंस। ठीक है, अब देखिए ये पॉजिटिव पे है, ये नेगेटिव है, तो करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। इट मींस क्या हो रहा है यहाँ पे, पोटेंशियल ड्रॉप। क्या हो रहा है, पोटेंशियल ड्रॉप। मैंने पहले भी आपको बताया है कि अगर करंट जो है वो करंट तो हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव ही फ्लो करता है, लेकिन पोटेंशियल देखिए पोटेंशियल कैसा होगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव मींस पोटेंशियल ड्रॉप है। यहाँ पोटेंशियल ज्यादा है, यहाँ पोटेंशियल कम है, तो ज्यादा से कम की साइड जा रहे हैं हम। ठीक है, तो मींस यहाँ पे क्या रहेगा, पोटेंशियल ड्रॉप। ठीक है, सो पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ, लेंथ भी हमें पता है ना पोटेंशियोमीटर वायर की, हमने 4 मीटर लगाई है, हमने 8 मीटर लगाई है, तो हमें पता है कितनी लेंथ है वायर की। तो इट मींस अगर हमने पोटेंशियल डिफरेंस निकालना हो पर यूनिट लेंथ तो हम कैसे निकालेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस हमने निकाल लिया, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय लेंथ। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ ये क्या बन जाएगा, पोटेंशियल ग्रेडियंट। और ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है, लेंथ के साथ साथ पोटेंशियल का घटना। ग्रेडियंट मींस लेंथ के साथ साथ पोटेंशियल का घटना। तो घट तो रहा है, पॉजिटिव टू नेगेटिव ही तो जा रहा है। ठीक है, पॉजिटिव टू नेगेटिव अगर हम जाएं तो पोटेंशियल ड्रॉप होता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव हम जाएं तो पोटेंशियल गेन होता है।
ठीक है, तो अभी हम जा रहे हैं पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो पॉजिटिव टू नेगेटिव जो है वो पोटेंशियल घट रहा है, और इस पोटेंशियल को जब हम लेंथ से डिवाइड करते हैं तो वो बन जाती है क्वांटिटी विच इज पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है, तो यही बेसिकली प्राइमरी सर्किट का ऑब्जेक्टिव था। टू एस्टैब्लिश पोटेंशियल ग्रेडियंट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्राइमरी सर्किट। ठीक है, फिर मैं आपको बता रही हूं कि ये वो सेल नहीं है जिसकी हमने ईएमएफ मेजर करनी है, क्योंकि पोटेंशियोमीटर क्या है, पोटेंशियोमीटर इज अ टाइप ऑफ सर्किट या फिर इट इज अ डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू मेजर द ईएमएफ ऑफ द सेल। लेकिन ये वो सेल नहीं है जिसकी हमने ईएमएफ मेजर करनी है, वो अभी हमने दोबारा लगाना है। ये अभी प्राइमरी सर्किट की बात हो रही है। इसमें हमारा ऑब्जेक्टिव होता है पोटेंशियल ग्रेडियंट को सेट करना। हमने कर दिया, हमने आई निकाल लिया, ठीक है, क्योंकि हमें ई पता है, आर एच पता है, आर पता है। हमने वी निकाल लिया, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दी वायर। हमने वी डिवाइडेड बाय एल निकाल लिया, मींस पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है, व्हाट इज पोटेंशियल ग्रेडियंट? लेंथ के साथ साथ पोटेंशियल का घटना। लेंथ बढ़ रही है, पोटेंशियल घट रहा है, उसको क्या बोलते हैं? पोटेंशियल ग्रेडियंट। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल के साथ हम क्लियर करते हैं। मान लेते हैं कि K कितना है, 0.4 वोल्ट पर सेंटीमीटर। अब देखिए ना, ये जो पोटेंशियल ग्रेडियंट है इसके यूनिट्स क्या बनेंगे? मैं ऐसा यूनिट की बात नहीं कर रही, नॉर्मल यूनिट्स देखिए क्या बनेंगे, वोल्ट। ठीक है, पोटेंशियल को किसमें मापते हैं? वोल्ट में, पर सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि हमने जो वायर ली है, अगर हमने 4 मीटर भी ली होगी तो वो कितना बन जाएगा? 400 सेंटीमीटर। तो हम जॉकी को जब मूव करवाते हैं तो हम सेंटीमीटर्स में देखते हैं, ना कि मीटर्स में, तो इसलिए हम ले रहे हैं वोल्ट पर सेंटीमीटर। तो क्या यूनिट बन गया पोटेंशियल ग्रेडियंट की? स्मॉल के क्या है? पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो क्या बन गया? वोल्ट पर सेंटीमीटर। लेट अस से कि पोटेंशियल ग्रेडियंट हमारे पास है 0.4 वोल्ट पर सेंटीमीटर। ठीक है, और मान लेते हैं ए पे हमें पोटेंशियल दिया है 20 वोल्ट। अब सपोज करें हम 10 सेंटीमीटर ए से मूव करते हैं। लेट अस से हम मूव किए 10 सेंटीमीटर। कितना मूव किए हम? 10 सेंटीमीटर। तो अब आपको बताना है कि 10 सेंटीमीटर मूव करके जब आप किसी पॉइंट सी पे पहुंचे तो पोटेंशियल ड्रॉप कितना हुआ? तो बहुत आसान है, के क्या है? V डिवाइडेड बाय L। ठीक है, V क्या होगा? K इंटू एल। के क्या दिया है? 0.4 वोल्ट पर सेंटीमीटर, और हमें L कितना दिया है? 10 सेंटीमीटर। ठीक है, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, 0.4 इंटू 10 इज इक्वल टू 4 वोल्ट। तो मीन्स 4 वोल्ट का ड्रॉप हुआ, तो यहाँ पे कितना हो गया? 16 वोल्ट हो गया ना ड्रॉप। देखिए पोटेंशियल ड्रॉप, आप समझ गए कि के हमें दिया है लेट अस से 0.4 वोल्ट पर सेंटीमीटर। ए भी उसने दिया है कि 20 वोल्ट जो है वो पोटेंशियल है। तो हमने 10 सेंटीमीटर आगे बढ़े ए पॉइंट से, तो हमें पूछा गया है कि कितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ। कितना हुआ? 4 वोल्ट का। तो 20 में से 4 निकाल दिए, है ना, 20 में से 4 निकाल दिए, तो कितना बच गया? 16 वोल्ट। आगे 10 सेंटीमीटर हम चलेंगे तो देखिए कितना रहेगा? V इक्वल टू के इंटू एल। ठीक है, तो देखिए कितना रहेगा? फिर से वही रहेगा ना, 10 सेंटीमीटर हम आगे चलेंगे तो फिर से वही रहेगा, 4 वोल्ट। ठीक है, तो 4 वोल्ट, फिर से 4 वोल्ट आ गया 10 सेंटीमीटर के साथ, 16 में से 4 चले गए तो कितने रह गए? 12 वोल्ट। तो यहाँ से हमें ये पता चल गया कि हम 10 सेंटीमीटर मूव कर रहे हैं तो 4 वोल्ट से जो है हमारा पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है। ठीक है, तो अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ कि जो पोटेंशियल है, ठीक है, वो किसके इक्वल आ रहा है? के इंटू एल के आ रहा है ना। देखिए ऑब्वियसली ये देखिए के इंटू एल, पोटेंशियल ड्रॉप कितना आ रहा है? V इक्वल टू के इंटू एल। के हमें दिया है, एल से हमने मल्टीप्लाई किया, हमें पता चल गया कितना पोटेंशियल ड्रॉप है। और जो के है वो एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, सो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। और यही प्रिंसिपल है पोटेंशियोमीटर का, विच इज द अंडरलाइंग प्रिंसिपल ऑफ द पोटेंशियोमीटर। लेट अस कम टू डेफिनेशन। ये देखिए डेफिनेशन क्या थी? The potentiometer works on the principle that when constant current flows through a wire of uniform cross-sectional area, the potential difference between its 2 points, ठीक है, potential difference between its 2 points is proportional to the length of the wire. ये देखिए length of the wire between the 2 points, ठीक है, potential difference between its 2 points। ये देखिए 2 पॉइंट A और C, ये निकाला हमने पोटेंशियल। कितना निकाला? K 0.4 इंटू लेंथ कितनी बिटवीन 2 पॉइंट्स में? इन 2 पॉइंट्स में 10 सेंटीमीटर। आंसर इज 4 वोल्ट। सो दैट मीन्स 0.4 जो है वो कांस्टेंट है, सो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। That means potential difference between any 2 points on the potentiometer wire is directly proportional to the length of the wire between the 2 points। तो यही प्रिंसिपल है पोटेंशियोमीटर का। ठीक है, सो प्राइमरी सर्किट बनाया हमने। प्राइमरी सर्किट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? पोटेंशियल ग्रेडियंट को सेटअप करना।
जो कि हमने निकाल लिया, हमें I पता चल गया, हमें V पता चल गया, हमने V को लेंथ के साथ डिवाइड किया, हमें पोटेंशियल ग्रेडियंट पता चल गया। ठीक है, अगर हमें पोटेंशियल ग्रेडियंट दिया हो, ठीक है, अब दिया है, ये तो चेंज हो नहीं सकता, हमें दे दिया 0.4 वोल्ट पर सेंटीमीटर, तो हम जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एनी टू पॉइंट्स, किसी भी दो पॉइंट्स में वायर में, ये जो पोटेंशियोमीटर वायर है इसके किसी भी दो पॉइंट्स में हम पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं। और हमने ये देखा कि V इज इक्वल टू K इंटू L। ठीक है, V इज इक्वल टू K इंटू L। इफ K इज कांस्टेंट तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस between any two points is directly proportional to the length between that two points। तो ये था अंडरलाइंग प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। होप आपको समझ आ गया होगा। चलिए अब आगे चलते हैं, ये पोटेंशियोमीटर था। ठीक है, ये पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल था। अब चलते हैं आगे कि पोटेंशियोमीटर की एप्लीकेशंस क्या है, लेकिन उससे पहले हम इसकी डायग्राम देख लेते हैं कि जो लेबोरेटरी में हम यूज करते हैं वो कैसी होती है। ये देखिए पोटेंशियोमीटर। ठीक है, कितने मीटर वायर है यहाँ पे देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पे 10 सेंटीमीटर लॉन्ग वायर है और ये एक स्केल है, दिस इज द स्केल। ठीक है, ए से हमने क्या लगाया, हमने ऐसे ही किया था ना, देखिए ए से क्या लगाया था, बैटरी या सेल। तो देखिए यहाँ पे भी ए से क्या लगा दी, एक बैटरी, फिर रियोस्टैट या फिर की लगा सकते हैं आप, पहले की, एक रियोस्टैट, और इसको हमने अटैच कर दिया बी के साथ। ये है प्राइमरी सर्किट किसका, पोटेंशियोमीटर का। अब हमने इसकी एप्लीकेशंस करनी है, तो हमने देखना है कि जिस सेल की हमने ईएमएफ मेजर करनी है उसको कहाँ लगाना है। तो चलिए हम सेल की ईएमएफ मेजर कर लेते हैं यूजिंग पोटेंशियोमीटर। तो ये रहा पोटेंशियोमीटर का प्राइमरी सर्किट। अब हमने क्या करना है, यहाँ पॉइंट ए के साथ वो सेल लगाना है जिसकी हमें ईएमएफ मेजर करनी है। ठीक है, इसको हम एक्सपेरिमेंटल सेल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्सपेरिमेंटल सेल, जिसकी हमने ईएमएफ मेजर करनी होती है। ठीक है, वो हमने लगा दिया पॉइंट ए पे, और ये इंश्योर करिए कि पॉइंट ए के साथ ये स्टैंडर्ड सेल का पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट था, तो पॉइंट ए के साथ इस एक्सपेरिमेंटल सेल का जिसकी हमें ईएमएफ मेजर करनी है उसका भी पॉजिटिव टर्मिनल ही कनेक्ट होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमने नेगेटिव टर्मिनल के साथ लगा दिया गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर के साथ लगा दी जॉकी, और गैल्वेनोमीटर के साथ जॉकी जो है वो सीरीज में होती है, और गैल्वेनोमीटर की हमने जो रेजिस्टेंस है वो मान ली है नेग्लिजिबल। रेजिस्टेंस क्या मान ली हमने, नेग्लिजिबल। ठीक है, तो चलिए अब हम इस सर्किट को थोड़ा कॉम्पैक्ट कर देते हैं। चलिए ये कर लिया हमने, यहाँ से लेके ये आ गई पोटेंशियोमीटर वायर। ठीक है, यहाँ पे आ गया वो सेल जिसकी हमने ईएमएफ मेजर करनी है, और ये आ गया गैल्वेनोमीटर, और ये आ गई जॉकी। लेट अस से दिस इज पॉइंट सी, और ये हो गया वो सेल जिसकी हमें ईएमएफ मेजर करनी है। ठीक है, तो हमने प्राइमरी सेल को जस्ट इतना सा बना लिया, और ये हमने लगा लिया सेकेंडरी, और ये हमने लगा लिया एक्सपेरिमेंटल सेल। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, नेट ईएमएफ निकालेंगे। तो नेट ईएमएफ के लिए हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने केवीएल लगानी है, किरचॉफ लूप लॉ लगाएंगे हम यहाँ पे, किरचॉफ लूप लॉ या फिर किरचॉफ वोल्टेज लॉ। चलिए लगा लेते हैं। अब देखिए, सपोज करिए हम चलते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब हम ऐसे चल रहे हैं, ऐसे वी आर गोइंग फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो हमारा जो यहाँ इसका ईएमएफ रहेगा वो रहेगा पॉजिटिव। ठीक है, उसके बाद फिर हम चले यहाँ पे, तो यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप कितना है, K इंटू एल। कितना है यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप, K इंटू एल। ये टर्मिनल पॉजिटिव है, ठीक है, और ये टर्मिनल नेगेटिव है, तो पॉजिटिव टू नेगेटिव जाएंगे तो पोटेंशियल ड्रॉप रहेगा, मींस KL के साथ आएगा माइनस। तो किरचॉफ लॉ लगा के हमारे पास जो नेट ईएमएफ है दैट इज E माइनस KL। ठीक है, उसके बाद फिर अब हम स्टेप 1 करेंगे। नाउ कनेक्ट जॉकी एट पॉइंट ए पॉइंट पे जॉकी को हम कनेक्ट करेंगे, तो L कितना आएगा, 0। L 0 आएगा, तो यहाँ पे हमें कोई भी वैल्यू जो है वो नहीं मिलेगी, क्योंकि L क्या आया, 0। L 0 आया तो KL क्या हो जाएगा, 0। तो मीन्स इस पॉइंट का जॉकी को यहाँ पे रखने का हमें कोई भी बेनिफिट नहीं था। लेट्स मूव फर्दर। तो हम स्टेप 2 पे चलते हैं। स्टेप 2 पे हम क्या करेंगे, वी स्टार्ट स्लाइडिंग जॉकी J ओवर पोटेंशियोमीटर वायर। हम क्या करेंगे, इस जॉकी को पोटेंशियोमीटर वायर के ऊपर स्लाइड करवाना शुरू करेंगे। ठीक है, पहले हमने कहाँ रखी थी, पॉइंट ए पे। पॉइंट ए पे L की वैल्यू 0, लेंथ 0, सो हमें यहाँ पे कुछ भी वैल्यूएबल या कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं मिला। तो हमने क्या किया, जॉकी को ए बी वायर पे मूव करवाना शुरू किया, बहुत ही जेंटली। तो उससे क्या हुआ, जैसे जैसे L इंक्रीज हुआ, ठीक है ना, जैसे जैसे लेंथ इंक्रीज होगा वैसे वैसे KL फैक्टर इंक्रीज होगा। देखिए ना, जैसे जैसे L इंक्रीज होगा, क्योंकि हम A टू B मूव करेंगे,
तो L इंक्रीज होगा, लेंथ ऑफ वायर इंक्रीज होगी, और उसके साथ ये जो फैक्टर है KL ये भी इंक्रीज होगा, ये इंक्रीज होगा, ये जो पूरा फैक्टर है ये क्या करेगा, ये डिक्रीज करेगा। ठीक है, और एक पॉइंट ऐसा आएगा इस पोटेंशियोमीटर वायर पे जहां पे ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। ठीक है, क्या हो जाएगी, 0, और गैल्वेनोमीटर क्या देगा, 0 डिफ्लेक्शन। क्या देगा, 0 डिफ्लेक्शन। तो उस केस में बेसिकली नेट ईएमएफ 0 होने का मतलब कि E माइनस KL हो जाएगा 0 और E इक्वल टू हो जाएगा KL। मीन्स जो ये जो फैक्टर जो डिक्रीज कर रहा था, हमें वायर पे कोई एक ऐसा पॉइंट मिलेगा जहां पे ये फैक्टर इसके इक्वल हो जाएगा और नेट ईएमएफ क्या हो जाएगी, 0, और उस केस में गैल्वेनोमीटर हमें क्या डिफ्लेक्शन देगा, 0। और इस पॉइंट को जहां पे गैल्वेनोमीटर 0 डिफ्लेक्शन देता है इसको कहते हैं हम नल पॉइंट, बैलेंसिंग पॉइंट, और गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन को हम यहाँ पे कहते हैं नल डिफ्लेक्शन या फिर 0 डिफ्लेक्शन। और जिस लेंथ पे गैल्वेनोमीटर 0 डिफ्लेक्शन देता है उसको हम कहते हैं बैलेंसिंग लेंथ। लेट अस से कि मान लो 50 सेंटीमीटर पे हमने चौकी को रखा, तो हमारे पास जो गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन थी वो क्या आ गई, 0। तो इसको हम कहते हैं नल पॉइंट। और यहीं से हमें EMF ऑफ द सेल भी पता चल गई, विच इज इक्वल टू K इंटू L। ठीक है, K हमें पता है, यहाँ से K हमें पता है, B हमें पता है, I हमें पता है, K हमें पता है, L हमने निकाल ली। तो इस तरीके से हमें सेल की EMF का पता चल जाएगा, और इसी को हम कहते हैं बैलेंसिंग लेंथ। और वो जो पॉइंट जहां पे गैल्वेनोमीटर 0 डिफ्लेक्शन देता है उसको हम कहते हैं नल पॉइंट। बेसिकली देखिए होता क्या है, यहाँ पे जो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा था वायर का KL, वो बेसिकली इक्वल हो जाता है EMF ऑफ सेल के। और जब ये दोनों इक्वल हो जाते हैं तो करंट फ्लो नहीं करता है सर्किट में। ऐसे होता है ना कि करंट कब फ्लो करता है, जब एक टर्मिनल हाई पे हो, एक टर्मिनल लो पे हो। जब दोनों ही बराबर हो जाएं तो करंट फ्लो नहीं करता, इसलिए गैल्वेनोमीटर क्या डिफ्लेक्शन दे रहा है, 0। तो इस मेथड से, इस तरीके से हम EMF ऑफ द सेल को मेजर कर सकते हैं यूजिंग पोटेंशियोमीटर। टू कंपेयर EMFs ऑफ टू गिवन सेल्स, दो गिवन सेल हैं उनकी हमने EMF को कंपेयर करना है। तो हमने क्या किया, वही देखिए यहाँ पे A पॉइंट पे हमने दो सेल लगा दिए, E1 और E2। लेकिन ये श्योर करिएगा कि पॉजिटिव टर्मिनल, ये जो स्टैंडर्ड सेल था हमारे पास, इसका पॉजिटिव टर्मिनल A के साथ अटैच है, तो इन दोनों का भी पॉजिटिव टर्मिनल ही A के साथ अटैच होना चाहिए। ठीक है, अब हम EMF को देखिए कैसे कंपेयर करेंगे। प्रिंसिपल वही है, कंस्ट्रक्शन वही है। नंबर 1, कनेक्ट की K1। इस की को कनेक्ट कर दीजिए, ये देखिए ये की कनेक्ट कर दी, इसको भी कनेक्ट कर दिया। ठीक है, पहले इसको कनेक्ट करेंगे सो दैट की करंट स्टार्ट्स फ्लोइंग इन द सर्किट, उसके बाद इसको कनेक्ट किया। तो अब देखिए क्या हुआ, ये जो E1 ये वाला सेल है ये सर्किट में आ गया, ये देखिए ये पूरे सर्किट में आ गया, और ये अभी नहीं आया है क्योंकि ये हमने जो की है इसको बंद नहीं किया, इसको हमने अभी खुला रखा है। तो इट मीन्स ये वाला सेल जो है ये सर्किट में आ गया। ठीक है, तो इट मीन्स यहाँ पे अगर हम प्रिंसिपल लगाएं, ये वाला जो हमने EMF मेजर की थी, तो यहाँ से EMF कितनी निकली थी, E इक्वल टू K इंटू L। तो यहाँ पे भी इट मीन्स जैसे जैसे हम जॉकी को B की तरफ मूव करेंगे तो एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पे गैल्वेनोमीटर क्या देगा, 0 डिफ्लेक्शन। तो वहां पे E1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, K इंटू L1। ठीक है, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब आप क्या करिए, K1 को रिमूव कर दीजिए, मीन्स K1 की को खोल दीजिए। ठीक है, और K2 को जो है वो सर्किट में ले आइए, मतलब K2 इस स्विच को बंद करिए, की को बंद करिए, और इस E2 को सर्किट में ले आइए। अब हम फिर से जॉकी को मूव करेंगे, वी स्टार्ट स्लाइडिंग जॉकी ओवर द पोटेंशियोमीटर वायर। ये ए भी क्या है, पोटेंशियोमीटर वायर, इस पे हम मूव करेंगे तो अगेन एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे गैल्वेनोमीटर क्या देगा, 0 डिफ्लेक्शन। तो वहां पे E2 क्या आ जाएगा, K इंटू L2। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों को डिवाइड करिए। ठीक है, इन दोनों इक्वेशंस को जब हमने डिवाइड किया तो K से K कैंसिल हो गया। तो इट मीन्स हमने दो सेल की EMF को कंपेयर कर लिया। ये देखिए हमें लेंथ L1 का पता है, हमें लेंथ L2 का पता है, तो हमें कंपैरिजन पता चल जाएगा। सपोज करिए E1 ओवर E2 आता है 1/2, तो हमें पता चल जाएगा 2E1 इक्वल टू E2। मीन्स जो E2 है वो ट्वाइस ऑफ क्या है, E1। मीन्स जो दूसरा सेल है वो पहले सेल से डबल है। ठीक है ना, तो ऐसे हम कंपैरिजन पता कर सकते हैं। ठीक है, आपको पता चल गया ना। हमें K का ऑलरेडी पता है, हमने प्राइमरी सर्किट से क्या सीखा था, हमने यही तो सीखा था कि पोटेंशियल ग्रेडियंट कैसे निकालते हैं। उसके लिए हमें I का पता है, उसके लिए हमें V का पता है, V को हमने लेंथ के साथ डिवाइड किया, हमें K पता चल गया। अगर हमने कंपैरिजन करना है तो हम वही करेंगे, हम पहले एक की को बंद करेंगे, इसका EMF निकाल लेंगे, फिर हम दूसरी की को बंद करेंगे, इसको खोल देंगे, इसका EMF निकाल लेंगे। इन दोनों को हम जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कंपैरिजन आ जाएगी। ठीक है, अब तीसरा है एप्लीकेशन टू मेजर द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। ठीक है, कि सपोज करिए हमने एक सेल लिया है
और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस। वैसे तो हम जब सेल लगाते हैं तो इनबिल्ट ही हमें पता होता है कि इसका इंटरनल रेजिस्टेंस भी है, लेकिन यहाँ स्पेशली हमें इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए पूछा है, तो इसलिए हमने सेल को इस तरीके से बनाया है, ईएमएफ फ्यूज का साथ बनाया है। मैंने आपको बताया ना, जब स्पेसिफिकली आपको सेल के लिए क्वेश्चन आया है, जब आपको स्पेसिफिकली क्वेश्चन आया है कि व्हाट इज सेल, व्हाट इज इंटरनल रेजिस्टेंस, तब हम सेल को ऐसे बनाते हैं, ऐसे, ठीक है। और कहीं सर्किट में अगर सेल यूज करना हो तो हम सिंपली ऐसे बनाते हैं। अब हमें इंटरनल रेजिस्टेंस पूछा है, इसलिए हमने इंटरनल रेजिस्टेंस को सेल के साथ शो कर दिया है। अगेन सर्किट वही रहेगा, ए बी क्या है, पोटेंशियोमीटर वायर है, ठीक है, ये की है, ये रियोस्टेट है, ये स्टैंडर्ड सेल है जिसकी वजह से जो करंट है वो मेंटेन हो रहा है सर्किट में। अब हम पॉइंट ए पे क्या लगाएंगे, एक सेल लगाएंगे, ठीक है, जिसका हमने इंटरनल रेजिस्टेंस मेजर करना है। और यहीं पे हम क्या लगाएंगे, ठीक है, इसके पैरेलल में हम क्या लगाएंगे, एक रेजिस्टेंस बॉक्स, ठीक है। रेजिस्टेंस बॉक्स में कीज लगी होती हैं, जो की हम निकालते रहते हैं। जैसे हमने 2 ओम निकाली की, तो इट मींस यहाँ पे कितना सेटअप हो गया, 2 ओम रेजिस्टेंस यहाँ पे सेटअप हो गया। और यहाँ हम लगाएंगे गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज में जॉकी, ठीक है। तो चलिए इंटरनल रेजिस्टेंस सेल की पता करने के लिए फर्स्ट केस क्या है, नंबर 1, टेक आउट 1 इनफाइनाइट की। यहाँ से इनफाइनाइट रेजिस्टेंस हम निकाल लेंगे। कितना रेजिस्टेंस निकाल लेंगे, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। इनफाइनाइट रेजिस्टेंस निकालने का मतलब है कि करंट नहीं फ्लो कर रहा सर्किट में, कि मींस यहां से यहां कोई भी करंट नहीं है। देखिए ना, करंट कैसे फ्लो करेगा, फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव, ठीक है। हमने कितनी रेजिस्टेंस निकाल ली रेजिस्टेंस बॉक्स से, इनफाइनाइट, मींस करंट क्या हो गया, 0। तो मींस यहाँ पे कोई भी करंट जो है वो फ्लो नहीं कर रहा है, ना यहाँ से यहाँ, ना यहाँ से यहाँ, ठीक है। तो इट मींस कोई भी करंट जब नहीं फ्लो कर रहा है, ठीक है, तो मींस ये सेल अभी यूज में आया ही नहीं है। आप समझ रहे हैं ना कि सेल यूज में ही नहीं आया, तो उसका ईएमएफ कितना रहेगा फिर, E इक्वल टू K इंटू L1, ठीक है ना। हमें पता है ईएमएफ सेल का कितना होता है, K इंटू L1, ठीक है। हमने क्या किया यहाँ पे, इस रेजिस्टेंस बॉक्स से हमने इनफाइनाइट की जो है वो बाहर निकाली। इनफाइनाइट रेजिस्टेंस सेट करने का मतलब कि करंट इस सर्किट से फ्लो ही नहीं हो रहा है। ये जो सेल है जिसका हमने इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है, इस सेल से कोई भी करंट ड्रॉ नहीं किया हमने, क्योंकि रेजिस्टेंस कितनी हो गई, इन्फिनिटी। तो यहाँ से कोई भी करंट जो है वो ड्रॉ नहीं हुआ, ठीक है। तो अब देखिए मीन्स ये सर्किट ओपन है, ठीक है, मीन्स ये ओपन हो गया ना, यहाँ पे मीन्स इनफाइनाइट रेजिस्टेंस निकाल दी हमें, तो यहाँ से कोई भी जो करंट है वो फ्लो ही नहीं हुआ, ना यहाँ से यहाँ, ना यहाँ से यहाँ। मीन दिस टाइम नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम दिस सेल, ठीक है। और यहाँ पे हम E क्या लिख सकते हैं, K इंटू L1, ठीक है। नंबर 2, टेक आउट सम फाइनाइट की। चलिए अब हम क्या करेंगे, कोई नॉन वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस निकालेंगे रेजिस्टेंस बॉक्स। चलिए हमने कोई फाइनाइट वैल्यू निकाली रेजिस्टेंस बॉक्स की, ठीक है। तो हमने फिर जॉकी को मूव करवाना शुरू किया, और जॉकी को मूव करवाते कराते हमें कोई एक ऐसा पॉइंट मिला जहां पे गैल्वेनोमीटर ने क्या दिया, 0 डिफ्लेक्शन, ठीक है। तो उस केस में हम लिखेंगे V इक्वल टू K इंटू L2। अच्छा, वाई V, बिकॉज दिस टाइम करंट हैज ड्रॉन फ्रॉम दिस सेल, ठीक है ना। देखिए ना, इस बार हमने फाइनाइट रेजिस्टेंस निकाली, फाइनाइट रेजिस्टेंस निकाली तो ऑब्वियसली सर्किट कंप्लीट हो गया, सर्किट कंप्लीट हो गया तो मींस इस सेल से कुछ करंट ड्रॉ हुआ। तो जब सेल से कुछ करंट ड्रॉ होता है तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो क्या होता है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। ईएमएफ तो तब था ना, कोई भी करंट हमने सेल से ड्रॉ नहीं किया था। जैसे नंबर 1 पॉइंट था, हमने इनफाइनाइट की निकाली, इनफाइनाइट की निकाली तो सेल से कोई भी करंट ड्रॉ नहीं हुआ। हमने जॉकी को मूव किया और हमें एक पॉइंट L1 ऐसा मिला जहां पे गैल्वेनोमीटर ने क्या दिया, 0 डिफ्लेक्शन दिया। लेट अस से वो लेंथ कितनी थी, L1, और हमने E इक्वल टू लिख दिया K इंटू L1। दिस टाइम नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम दिस सेल। अब यहाँ पे देखिए नंबर 2 में हमने फाइनाइट रेजिस्टेंस निकाली, मींस हमने नॉन रेजिस्टेंस निकाली। लेट अस से हमने 5 ओम निकाली, ठीक है, 5 ओम निकाली तो मींस यहाँ से कोई करंट ड्रॉ हुआ, करंट ड्रॉ हुआ। फिर उसके बाद हमने जॉकी को मूव करवाना शुरू किया वायर पे, और लेट अस से हमें L2 लेंथ ऐसी मिली जहां पे गैल्वेनोमीटर में क्या दिया हमारे पास, 0 डिफ्लेक्शन। उसको हम बोलते हैं नल पॉइंट, ठीक है। तो उस केस में हम V इक्वल टू KL2 लिखेंगे, E नहीं लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि दिस टाइम करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल। और जब करंट ड्रॉ हो जाता है सेल से तो क्या बन जाती है उसकी ईएमएफ, जो इसमें कन्वर्ट हो जाती है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो V इक्वल टू क्या आ गया, KL2। अब हमें पता है इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, हमने किया था। ये देखिए इंटरनल रेजिस्टेंस की I क्या होता है, अगर ये सर्किट है तो I इज E डिवाइडेड बाय R प्लस R। ये R है इंटरनल रेजिस्टेंस, ये R है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ठीक है। अब देखिए ये लगाएंगे यहाँ पे फॉर्मूला, V इक्वल टू E माइनस IR,
ठीक है, तो आई की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे, ये देखिए आई की वैल्यू पुट कर दी, एलसीएम लिया और आर की वैल्यू, स्मॉल आर की वैल्यू कितनी आई है, ई ओवर वी माइनस 1 इंटू आर। तो इसी फॉर्मूला को हमने यहाँ पे यूज किया। ठीक है, इस फॉर्मूला को हमने यूज किया, ऐसे हुआ ना, आर इक्वल टू KL1 डिवाइडेड बाय KL2। KL1 हमने E की वैल्यू पुट कर दी, V की वैल्यू हमने पुट कर दी, KL2 K से K कैंसिल और R कितना है देखिए L1 ओवर L2 माइनस 1 इंटू R। अब देखिए L1 की हमें वैल्यू पता है, ठीक है, हमने जॉकी मूव करवाई थी, L1 हमें पता है, L2 की वैल्यू पता है, R हमें पता है, पोटेंशियोमीटर वायर का रेजिस्टेंस कितना है ये भी हमें पता है। तो हम ये सारी वैल्यू पुट करेंगे तो हमें इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल का पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये थी देखिए 3 एप्लीकेशन जिसमें हमने ईएमएफ मेजर करना सीख ली, सेल्स की ईएमएफ को कंपेयर करना सीख लिया और हमने इंटरनल रेजिस्टेंस सेल की भी निकाल ली। अब देखिए व्हाई वी यूज पोटेंशियोमीटर। अब ये कुछ क्वेश्चंस हैं कि जब वोल्टमीटर एक ऐसा डिवाइस है, वोल्टमीटर इज अ डिवाइस व्हिच कैन मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सर्किट, तो हम पोटेंशियोमीटर की जरूरत क्यों पड़ी, देख लेते हैं। देखिए सपोज करिए ये एक वायर हमें दी है 10 ओम, इसका रेजिस्टेंस कितना है 10 ओम और इसमें कितना करंट फ्लो कर रहा है, लेट अस से 2 एम्पियर। अब हमने इस सर्किट में से क्या पता करना है, वोल्टेज। तो पहले तो ओम्स लॉ लगा लेते हैं। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V इक्वल टू आई आर। व्हाट इज आई, आई इज 2 एम्पियर, व्हाट इज R, इट इज 10 ओम। तो कितनी आ गई हमारे पास वोल्टेज 20 वोल्ट की। चलिए अब यहाँ पे एक वोल्ट मीटर लगा लेते हैं। वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में लगता है एलिमेंट के, ठीक है। तो चलिए हमने वोल्ट मीटर लगा लिया। अब देखिए ये पैरेलल में हो गए दोनों, ये सर्किट और ये रेजिस्टेंस और वोल्टमीटर आपस में पैरेलल में हो गए। तो यहाँ से कितना करंट चला था 2 एम्पियर, लेट अस से 0.5 एम्पियर इधर चला गया और 1.5 एम्पियर इधर चला। ठीक है, ठीक है ना, पैरेलल में हमें पता है करंट जो है वो डिवाइड हो जाता है। तो मान लीजिए 0.5 इधर चला गया और 1.5 इधर चला गया। ठीक है, तो अब देखिए कितना मेजर करेगा ये, V इक्वल टू आई इंटू आर। तो I कितना है 1.5 और R कितना है 10। सो आंसर इज 15 वोल्ट। तो अब देखिए अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ हमारे पास आना चाहिए था 20 ओम, लेकिन जब हमने वोल्ट मीटर लगाया तो हमारे पास इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना वोल्टेज डिफरेंस आया, 15 वोल्ट। तो मींस इसने हमें वैल्यू तो बताई पर एक्यूरेट वैल्यू नहीं बताई। तो ये होता है डिसएडवांटेज वोल्टमीटर का। इसीलिए हमें पोटेंशियोमीटर की जरूरत पड़ती है, बिकॉज पोटेंशियोमीटर गिव्स वेरी एक्यूरेट वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। व्हाई पोटेंशियोमीटर इज प्रेफर्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ ईएमएफ ऑफ सेल। क्यों, क्योंकि पोटेंशियोमीटर सेल की ईएमएफ तब निकालता है व्हेन नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल। ठीक है, व्हेन नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल, व्हाइल वोल्टमीटर ड्रॉ सम करंट, therefore EMF measured by voltmeter is slightly less than the actual value of the EMF of the cell। क्योंकि वोल्टमीटर ने तो अपना करंट लेना ही है। देखिए यहाँ पे वोल्टमीटर ने अपने अकॉर्डिंग करंट खींच लिया, क्योंकि पैरेलल में लगता है, पैरेलल में करंट जो है वो डिवाइड हो जाता है। पर पोटेंशियोमीटर एक ऐसा डिवाइस है which measures the EMF of the cell without drawing current from the cell। जैसे यहाँ पे हमने किया था ना, हमने EMF मेजर की थी, ये देखिए सेल की, तो हमने इस सेल में से बेसिकली कोई भी करंट ड्रॉ नहीं किया और हमने डायरेक्ट ईएमएफ पता कर ली। ठीक है, तो इस तरीके से हमने पोटेंशियोमीटर को यूज करते हैं, बिकॉज पोटेंशियोमीटर इज वेरी एक्यूरेट डिवाइस। ओके, चलिए नंबर 2, हाउ डज सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर इंक्रीज्ड। कि पोटेंशियोमीटर की सेंसिटिविटी को कैसे इंक्रीज किया जाता है। पहले तो ये समझ लेते हैं कि सेंसिटिविटी क्या होती है। देखिए सेंसिटिविटी ऑफ अ पोटेंशियोमीटर मींस कि पोटेंशियोमीटर जो हमें दिया है वो बहुत छोटे से छोटा पोटेंशियल डिफरेंस भी मेजर कर सकता है। मतलब मींस छोटी से छोटी लेंथ में भी, जैसे 0.1 सेंटीमीटर में भी वो पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर कर सकता है। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर को अगर हमने इंक्रीज करना है तो हमने क्या करना है, इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ वायर्स ऑफ द पोटेंशियोमीटर, हेंस डिक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। हमें के को क्या करना होता है, बेसिकली डिक्रीज करना होता है। ठीक है, कोई आपसे पूछे कि पोटेंशियोमीटर की सेंसिटिविटी को कैसे इंक्रीज किया जाता है, भाई के की वैल्यू को हमने डिक्रीज करना है। कैसे, के क्या होता है V ओवर L। ठीक है, के स्मॉल से स्मॉल वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर कर सके तो कैसे मेजर करेगा, जब हम एक L को क्या कर सकते हैं, इंक्रीज। तो इट मींस हमने नंबर ऑफ वायर्स को इंक्रीज कर देना है, उससे क्या होगा, पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू जो है वो डिक्रीज हो जाएगी और ये स्मॉल से स्मॉल पोटेंशियल डिफरेंस भी पता कर सकेगा। ठीक है, नंबर 3, व्हेन डज पोटेंशियोमीटर वर्क गुड। ठीक है, पोटेंशियोमीटर से कब हम बहुत सही तरीके से काम ले सकते हैं। सो पोटेंशियोमीटर वर्क्स ओनली व्हेन
टर्मिनल वोल्टेज अप्लाइड बाय ड्राइविंग सेल इज ग्रेटर देन द ईएमएफ ऑफ द सेल। ठीक है, जो हमने ड्राइविंग सेल लगाया होता है, देखिए ये है हमारे पास ड्राइविंग सेल, जिससे कि जो कि करंट को मेंटेन करता है सर्किट में। इसका ईएमएफ बेसिकली इस सेल से क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। ये लिखा है कि द टर्मिनल वोल्टेज अप्लाइड बाय द ड्राइविंग सेल इज ग्रेटर देन द ईएमएफ ऑफ द प्राइमरी सेल। ठीक है। नंबर 2, पॉजिटिव टर्मिनल्स ऑफ द ड्राइविंग सेल एंड प्राइमरी सेल आर कनेक्टेड एट जीरो एंड ऑफ द पोटेंशियोमीटर। और देखिए दूसरा बात कि ये जो हमारे पास ड्राइवर सेल है और ये हमारे पास सेल जिसका हमने ईएमएफ मेजर करना है, इन दोनों का पॉजिटिव टर्मिनल पॉइंट ए पे जो है वो कनेक्ट होना चाहिए। ठीक है। और नंबर 2, इस सेल का ईएमएफ हमेशा इस सेल से क्या होना चाहिए, ज्यादा ही होना चाहिए, तब पोटेंशियोमीटर जो है वो सही काम करेगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, पोटेंशियोमीटर वायर हैज लेंथ 10 मीटर। ठीक है, ए बी कितना दिया है हमें, 10 मीटर, और रेजिस्टेंस की है क्या है पोटेंशियोमीटर वायर की, 10 ओम। इट इज कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ 11 वोल्ट। ठीक है, कितनी बैटरी के साथ कनेक्ट है ये, 11 वोल्ट, और इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, 1 ओम। पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालना है हमने वायर का। देखिए पोटेंशियल ग्रेडियंट होता क्या है, K इक्वल टू V ओवर L। ठीक है, तो हमें V का पता होना चाहिए, L का पता होना चाहिए। L तो हमें दिया है 10 मीटर। ठीक है, V का देखिए कैसे पता करना है, V इक्वल टू IR, तो उसके लिए हमें I का पता होना चाहिए। तो देखिए I क्या बनेगा सर्किट में, टोटल रेजिस्टेंस क्या देखिए सर्किट में, ये देखिए 10 ओम और ये 1 ओम। देखिए ना सर्किट कैसा बनेगा, चलिए पहले सर्किट बना लेते हैं। ये सर्किट बनेगा, ये AB वायर है पोटेंशियोमीटर। ठीक है, ये लगी है यहाँ पे बैटरी जिससे 11 वोल्ट है ईएमएफ, ये रियोस्टैट, ये की। ठीक है, इस पोटेंशियोमीटर की वायर की जो लेंथ है दैट इज 10 मीटर, और इसका जो रेजिस्टेंस है दैट इज 10 ओम, और इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल हमें दिया है 1 ओम। देखिए रेजिस्टेंस कितनी हो गई सर्किट में, ये रेजिस्टेंस और ये क्या है सीरीज में, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया, 10 प्लस 1 इक्वल टू 11 ओम। ठीक है, अब करंट देखिए कितना हो गया, I इक्वल टू, देखिए ना V क्या होता है, IR, तो I कितना हो गया, V ओवर R। सो I इक्वल टू V कितना है 11 वोल्ट, R कितना हो गया 11 ओम, सो आंसर इज 1 एम्पियर। ठीक है, 1 एम्पियर आ गया। पोटेंशियल अक्रॉस द वायर कितना आएगा, V इक्वल टू IR, सो V इक्वल टू I कितना है 1 एम्पियर, और R कितना दिया है हमें 10 ओम। वायर का रेजिस्टेंस कितना है 10 ओम, व्हिच इज 10 वोल्ट। तो अब ग्रेडियंट निकाल लेते हैं। व्हाट इज ग्रेडियंट, वोल्टेज डिवाइडेड बाय लेंथ। व्हाट इज वोल्टेज, 10 वोल्ट, व्हाट इज लेंथ 10 मीटर, सो पोटेंशियल ग्रेडियंट इज 1 वोल्ट पर मीटर। मींस 1 मीटर के साथ 1 वोल्ट जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस घटेगा, पोटेंशियल ड्रॉप रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट टू डू व्हेन नल पॉइंट डज नॉट कम इन द पोटेंशियोमीटर सर्किट। अब देखिए सपोज करिए आपने ये सर्किट लगा लिया, आपकी जॉकी को मूव करेंगे यहाँ पे। अच्छा पहले तो ये देखिए कि आपका कनेक्शन सही है, एक्सपेरिमेंट में आप कैसे पता लगाएंगे। आपने जॉकी को ए पे मूव किया, सपोज करिए गैल्वेनोमीटर ने डिफ्लेक्शन दिया लेफ्ट साइड। ठीक है, आपने जॉकी को बी पे रखा फिर, तो गैल्वेनोमीटर ने डिफ्लेक्शन दिया बी की साइड, तो हमें पता चल गया कि हमारा जो कनेक्शन है वो सही है। इट मीन्स हम ए टू बी जाएंगे, तो दैट मीन्स ये जो हमारी गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन है ये यहाँ से होते होते एक जीरो पे पहुंचेगी, फिर जीरो से होते होते जैसे हम बी की साइड जाएंगे तो ये बी की साइड पहुंचेगी। जैसे कई बार आपको एग्जाम में पूछ लिया जाता है पोटेंशियोमीटर के कनेक्शंस बिल्कुल सही हैं, आप कैसे चेक करेंगे। चेक करने का तरीका यही है, आपने एक बार जॉकी को ए पे टच किया तो गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन आई सपोज लेफ्ट साइड, आपने फिर उस जॉकी को मूव करके कहाँ टच किया, बी पे, जस्ट टच करना है ए पे फिर बी पे, तो गैल्वेनोमीटर ने डिफ्लेक्शन दिया राइट साइड, तो हम समझ गए कि ये जो हमारा पोटेंशियोमीटर है इसके कनेक्शंस बिल्कुल सही हैं, कि जैसे ही हम ए टू बी जाएंगे ये लेफ्ट साइड से होती हुई सेंटर में आएगी, डिफ्लेक्शन मीन जीरो आएगी, और फिर उसके बाद अगर हम वहां से मूव करेंगे तो बी की साइड करेंगे तो ये राइट साइड में हो जाएगी डिफ्लेक्शन, मीन यहाँ कहीं पे कहीं नल पॉइंट आ जाएगा। लेकिन कई बार ऐसा होता नहीं है, सर्किट में नल पॉइंट आता ही नहीं है। तो यही क्वेश्चन है कि अगर नल पॉइंट सर्किट में आएगी ना तो क्या करें, चलिए देखते हैं क्या करें। नंबर 1, चेक कनेक्शंस, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बोथ सेल्स आर कनेक्टेड एट पॉइंट ए। ठीक है, पहले तो चेक करिए कि इसका पॉजिटिव और जिस सेल की आपने ईएमएफ मेजर करनी है उसका पॉजिटिव पॉइंट ए पे कनेक्ट होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ, सपोज आपने ऐसे लगा दिया सर्किट ऐसे,
और ऐसे इसका नेगेटिव लगा दिया, इसका पॉजिटिव। अब देखिए किरचॉफ लॉ लगाएंगे तो क्या होगा, देखिए पॉजिटिव टू नेगेटिव जाएंगे माइनस ई, पॉजिटिव टू नेगेटिव जाएंगे माइनस ई, तो नेट ईएमएफ बेसिकली क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। देखिए कैसे होगी पॉजिटिव, ई प्लस ई हो जाएगी, ठीक है ना, यही हो जाएगी ना, माइनस माइनस कॉमन, तो ई प्लस ई हो जाएगी। तो रिजल्ट क्या आएगा, ई प्लस के इंटू एल, ठीक है। अब देखिए एल इंक्रीज कर रहे हैं, जैसे आप जॉकी को स्लाइड करेंगे यहाँ से यहाँ, तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे ये दोनों इक्वल होके कैंसिल हो जाते थे, क्योंकि पहले कितना था, पॉजिटिव टर्मिनल लगाते हैं तो ईएमएफ कितना होता है नेट, ई माइनस के इंटू एल। अब आपने जब ऐसे लगाया तो नेट ईएमएफ कितना हो गया, ई प्लस के इंटू एल, ठीक है। अब प्लस में क्या हुआ, वो ऐड होता रहा, ऐड होके वो बढ़ रहा है, तो नल पॉइंट तो कहीं आएगा ही नहीं, गैल्वेनोमीटर कभी जीरो डिफ्लेक्शन देगा ही नहीं, ठीक है। आप समझ रहे हैं ना, यहाँ पे इस क्वांटिटी को इसके इक्वल होना है, ठीक है। मींस इसका जो ईएमएफ है वो बेसिकली यहाँ से जो ड्रॉप हो रहा है पोटेंशियल का उसके इक्वल होगा, तब जाके ये गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन देगा। लेकिन जब हमने कनेक्शन ही उल्टे लगा दिए तो ये ऐड हो गया, ऐड होने से क्या होगा, ये दोनों ऐड हो रही हैं, हर बार आप बढ़ रहे हैं, ये वैल्यूज ऐड हो रही हैं, ऐड हो रही हैं, तो नल पॉइंट कभी भी नहीं आएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल चेक योर कनेक्शन कि दोनों इस सेल का पॉजिटिव और इस सेल का पॉजिटिव ए पॉइंट पे कनेक्ट होने चाहिए। तो नंबर 2 आपने क्या करना है कि देख लिया आपने कनेक्शंस भी सही हैं, तब भी नल पॉइंट नहीं आ रहा है, इंक्रीज द वैल्यू ऑफ के। तो देखिए वैल्यू के की कैसे इंक्रीज होगी, के क्या होता है V ओवर एल, और V क्या है I इंटू आर अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, R इज रो एल ओवर ए, एल से एल कट गया, तो I इन रो ओवर ए। अब देखिए A जो है क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ वायर, ये फिक्स है, इसको हम चेंज कर नहीं सकते। रेजिस्टिविटी ऑफ द वायर ये भी फिक्स है, इसको भी हम चेंज नहीं कर सकते। लेंथ ऑफ द वायर वो भी फिक्स है सर्किट में, उसको भी हम चेंज नहीं कर सकते। तो हम क्या चेंज कर सकते हैं, I, के को हम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, अगर हम करंट को इंक्रीज कर दें। करंट को इंक्रीज हम कैसे कर सकते हैं, अगर हम रियोस्टैट से उसको थोड़ा वेरिएशन करें। अगर रियोस्टैट से हम रेजिस्टेंस कम कर दें तो क्या होगा, I की वैल्यू बढ़ जाएगी, ठीक है ना, क्योंकि I क्या होता है, E डिवाइडेड बाय R प्लस RH। पोटेंशियोमीटर की जो रेजिस्टेंस है, पोटेंशियोमीटर वायर की जो रेजिस्टेंस है वो भी फिक्स है, ठीक है। तो यहां से हम करंट कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, अगर हम रियोस्टैट से रेजिस्टेंस की वैल्यू को डिक्रीज कर दें, ठीक है। अगर हम ये वैल्यू डिक्रीज कर देंगे तो I इंक्रीज हो जाएगा, I इंक्रीज होने से K इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है ना। और K इंक्रीज होने से क्या होगा, ये दोनों जब इक्वल हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली E माइनस के एल क्या हो जाएगा, जीरो, ठीक है। ऐसे ही होता है ना, देखिए नल पॉइंट कब आता है, जब ये दोनों इक्वल हो जाए। ये दोनों कभी इक्वल हो ही नहीं रहे, क्यों नहीं हो रहे, क्योंकि K की वैल्यू जो है वो कम है। अब K की वैल्यू कैसे इंक्रीज करेंगे, ये फिक्स है, लेंथ फिक्स है पोटेंशियोमीटर वायर की, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन फिक्स है, रेजिस्टिविटी फिक्स है, रेजिस्टेंस फिक्स है, तो हम K को इंक्रीज कर सकते हैं। अगर I इंक्रीज हो जाए, I कैसे इंक्रीज हो, अगर हम RH को डिक्रीज करें, मींस रियोस्टैट से अगर हम रेजिस्टेंस की वैल्यू को कम करें तो I इंक्रीज होगा, I इंक्रीज होने से K इंक्रीज होगा, K इंक्रीज होने से ये जो EMF है इस सेल की, ये इस KL के इक्वल होके जो हमारे पास जो गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन है वो क्या हो जाएगी, जीरो, ठीक है। अब देखिए इस तरीके से अगर नल पॉइंट एडजस्ट नहीं हो रहा हो तो आप इन दो तरीकों से कर सकते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई शुड द ईएमएफ ऑफ द ड्राइवर सेल इन द पोटेंशियोमीटर एक्सपेरिमेंट शुड बी ग्रेटर देन ईएमएफ ऑफ द सेल टू बी मेजर्ड। अब देखिए ये आंसर भी मेरे को लगता है कि आपको यहाँ पे समझ आ गया होगा कि अगर ये जो हमारे पास स्टैंडर्ड सेल है इसकी ईएमएफ अगर कम होगी तो क्या होगा, नल पॉइंट ही कभी नहीं आएगा, नल पॉइंट नहीं आएगा तो हमारा एक्सपेरिमेंट आगे नहीं बढ़ेगा। कहा लिखा है कि वोल्टमीटर रीड्स द लेस वैल्यू ऑफ ईएमएफ देन पोटेंशियोमीटर, क्यों, क्योंकि वोल्टमीटर हमेशा अपने हिस्से का करंट ले जाता है। ये यहाँ पे मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि वोल्टमीटर हमेशा लेस वैल्यू ईएमएफ की मेजर करता है, बिकॉज अपने हिस्से का करंट ये ले जाता है, बिकॉज वोल्टमीटर में हमेशा पोटेंशियल ड्रॉप रहता है और इसकी वजह से वो हमेशा लेस वैल्यू ऑफ ईएमएफ मेजर करता है। और भी बहुत तरह के क्वेश्चंस हैं जो आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, जैसे विद द हेल्प ऑफ सर्किट डायग्राम एक्सप्लेन हाउ अ पोटेंशियोमीटर कैन बी यूज्ड टू फाइंड द ईएमएफ ऑफ सेल। आपने इसमें सर्किट डायग्राम बनाना है और सेल का ईएमएफ मेजर करना है। इसमें ना तो आपको प्रिंसिपल पूछा है ना कंस्ट्रक्शन पूछी है। नंबर सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज पोटेंशियोमीटर, तो इसमें आप लिख दीजिए पोटेंशियोमीटर इज अ डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू मेजर द ईएमएफ ऑफ अ सेल, टू मेजर द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल, या फिर टू कंपेयर द ईएमएफ्स ऑफ टू सेल्स। एंड हाउ इज इट यूज्ड टू कंपेयर द ईएमएफ ऑफ सेल और ईएमएफ ऑफ टू सेल्स के लिए आप डायग्राम बना दीजिए। बाकी डायग्राम्स बनाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको जो ईएमएफ की कंपेयर करना है उसी के लिए डायग्राम बनाना है। नंबर 3 क्वेश्चन, डिस्क्राइब ब्रीफली विद द हेल्प ऑफ सर्किट डायग्राम
हाउ अ पोटेंशियोमीटर यूज्ड टू डिटरमिन द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। और इस केस में आपको सिर्फ इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए ही डायग्राम बनाना है, मींस ये वाला डायग्राम बनाना है आपको, बाकी नहीं बनाना है। ठीक है, तो ये तो बच्चों आज तक का वीडियो जिसमें हमने पोटेंशियोमीटर देखा क्या है। ये एक डिवाइस भी है और इसको आप टाइप ऑफ सर्किट भी कह सकते हैं। और इसके क्या यूज है, सेल की ईएमएफ को मेजर करना, दो सेल की ईएमएफ को कंपेयर करना और इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल को मेजर करना। और अगर नल पॉइंट नहीं आ रहा है तो वो भी मैंने आपको बता दिए हैं कि दो तरीके हैं, या तो आप कनेक्शन चेक करिए या फिर वैल्यू ऑफ के को जो है वो बढ़ाइए। तो ये था पोटेंशियोमीटर। नेक्स्ट वीडियो में हम पोटेंशियोमीटर से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे ताकि आपका पोटेंशियोमीटर का कंसेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाए। सो टिल देन थैंक यू वेरी मच। अगर आपको पीडीएफ नोट्स की जरूरत है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं या फिर आप मुझे टेलीग्राम चैनल पे फॉलो कर सकते हैं। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्थी।